एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो 31 साल बाद सॉल्व हुई तो हर कोई दंग रह गया। ये अमेरिकन इतिहास का अब तक का सबसे पॉपुलर केस था जो कई दशक तक मिस्ट्री बना रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री नामा के एक नए एपिसोड में। आज की मिस्ट्री है फॉन कॉक्स के मर्डर के बारे में। साल 1989 में अमेरिका के कैंसास सिटी में एक 16 साल की लड़की फॉन कॉक्स अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से उसने एक अम्यूजमेंट पार्क में कैश रजिस्टर की जॉब कर ली। 26 जुलाई 1989 को फॉन इसी पार्क से काम करके घर वापस आई तो बहुत थकी हुई थी और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके पेरेंट्स और बहनें नीचे मौजूद थी। सब कुछ रोज की तरह था। घर वाले सब खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब फोन नीचे नहीं आई और सुबह अपने काम से भी नहीं गई तो इसकी फैमिली वाले इसको देखने ऊपर गए, लेकिन जब वो फोन के रूम में एंटर हुए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा फोन अपने बेड पर मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। उसका कमरा बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में एंटर हुआ हो और उसी ने फोन का खून कर दिया था। घर वालों ने फौरन इसकी खबर पुलिस वालों को दी। पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। फोन की फैमिली के मुताबिक उन्होंने उस रात ना तो किसी की आवाज सुनी और न ही किसी को घर में एंटर होते हुए देखा। पुलिस के लिए काफी अजीब बात थी, लेकिन उनको लगा कि जो कातिल था वो फोन के कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और उसकी खिड़की उसके घर के बैकयार्ड में खुलती थी। उस रात बहुत गर्मी थी और फोन ने अपने कमरे की खिड़की खोली होगी और शायद इसी का फायदा उठाकर वो कातिल उसी खिड़की से फोन के कमरे में दाखिल हुआ हो। एक और बात यह है कि फोन के कमरे के नीचे एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी और कातिल शायद इसी गाड़ी पर चढ़कर फोन के कमरे में घुसा हो। पुलिस को फोन के कमरे में खून के निशान और कुछ बाल भी मिले। ये फोन के नहीं थे, यानी वो सब उसी कातिल के थे। एक और अहम बात यह पता चली कि फोन के कमरे से कुछ चीजें गायब थीं। एक रेडियो, एक गेम कंसोल और एक स्टीरियो रिकॉर्डर। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह पता चली कि फोन के कमरे के साथ वाला जो कमरा था उसकी अलमारी से चीजें निकली हुई थी और अलमारी खुली हुई थी। यानी कातिल शायद फोन के आने से पहले इसी अलमारी में छुपा हुआ होगा और फोन का इंतजार कर रहा होगा। फिर शायद देर रात जब वो सो गए होंगे तो इसने फोन पर हमला कर दिया होगा। ऐसा पुलिस समझ रही थी और सबूत भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। आपको बता दूं, ये जो कमरा था जिसकी अलमारी खुली हुई थी, यहाँ फोन की बहन सोती थी। लेकिन उस रात बहुत गर्मी थी। फोन की एक बहन नीचे जाकर अपने पेरेंट्स के साथ सो गई, जहाँ उस कमरे में सिर्फ एक ही एयर कंडीशनर मौजूद था। फोन की दूसरी बहन उस रात अपने किसी रिलेटिव्स के घर गई हुई थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कोई और सबूत नहीं मिला कि वो कातिल को पकड़ सकते। फोन के पेरेंट्स भी हैरत में थे कि रात भर ये सब घटना घट गई और किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। वो 1989 का दौर था। उस वक्त पुलिस के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि खूनी फोन के घर को अच्छी तरह पहचानता था। तभी वो घर में एंटर हुआ और उस कमरे की अलमारी में छुपा और फोन का वेट करने लगा। वो जानता था कि फोन किस टाइम घर आएगी। पुलिस ने इसलिए फोन के रिश्तेदारों, उसके पड़ोसियों और उसके दोस्तों सबसे तफ्तीश कर ली, लेकिन उनको किसी भी इंसान पर शक नहीं हुआ। जिस इलाके में फोन का घर था वो इलाका भी काफी खतरनाक था। यहाँ कई क्रिमिनल्स रहा करते थे। पुलिस को यह भी शक था कि इसी इलाके के किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी ने फोन का मर्डर कर दिया हो। ये सब एक थ्योरी ही थी। पुलिस इसी जांच के पहलुओं पर लगी हुई थी कि इसी दौरान पुलिस को 3 ऐसे लोग मिले जिन पर पुलिस को शक हुआ। ये 3 लड़के थे। इनमें से एक लड़का फोन की क्लास में पढ़ता था और बाकी 2 उसी लड़के के दोस्त थे। ये तीनों उसी इलाके में रहते थे जहाँ फोन का घर था। ये तीनों दोस्त चोरियां वगैरह किया करते थे और तभी पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उनमें से एक लड़के ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उन तीनों ने फोन के घर से चीजें चुराई थी। उन्होंने ये भी बताई कैसे वो लोग उसी खिड़की से फोन के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने फोन के मर्डर से साफ इनकार कर दिया। पुलिस अपने शक को पुख्ता करने के लिए उस कमरे से जो खून और बाल के सैंपल्स मिले थे वो सैंपल्स इन तीनों से मैच कराए तो वो सैंपल्स इन लड़कों से मैच नहीं हुए। इससे साफ जाहिर हुआ कि फोन का मर्डर इन लोगों ने नहीं किया है। अब ये केस और उलझ के रह गया। बाद में पुलिस ने इन तीनों लड़कों को 8 महीने तक जेल में भेज दिया। आखिर में अदालत ने भी सबूत न होने की वजह से इन तीनों को रिहा कर दिया। अब पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और वो कातिल को पकड़ने की नाकामयाबी से इस केस को क्लोज कर देती है। पुलिस फिर से इस केस में डेड एंड पर आ गई। दोस्तों, 11-12 साल बाद पुलिस ने फिर से इस केस को रीओपन किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस होने के साथ पुलिस के पास डीएनए का एक डेटाबेस मौजूद था। ये वही डेटाबेस है जो अमेरिकन पुलिस मुजरिमों के डीएनए से मिलान करके पकड़ पाती है। जब कहीं कोई क्राइम हो और वहाँ से मुजरिम के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं
तो पुलिस उस डीएनए सैंपल्स को उसी डेटाबेस में डाल देती है कि शायद ये सैंपल किसी मुजरिम के सैंपल के साथ मैच हो जाएं, यानी वो क्राइम उसी ने किया होगा। इस तरह से मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाता है। फोन के केस में भी पुलिस ने यही किया। 11 साल पहले फोन के कमरे से मिलने वाले डीएनए सैंपल्स को पुलिस ने इसी डेटाबेस में डाल दिया, लेकिन पुलिस को इसका कोई मैच नहीं मिला। डीएनए टेक्नोलॉजी पर उस दौर में बहुत काम हो रहा था। पुलिस ने एक चांस लिया कि शायद इस तरह से फोन का कातिल पकड़ा जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 11 साल बाद पुलिस ने शक के आधार पर फिर से उन 3 लड़कों के डीएनए सैंपल्स के साथ भी उस सैंपल्स को मैच किया, लेकिन यहाँ भी पुलिस को नाकामी हासिल हुई। पुलिस को अब लग रहा था कि ये 3 लड़के नहीं थे जो 11 साल पहले फोन के कमरे में घुसे थे, बल्कि इनके साथ इनका कोई चौथा साथी भी होगा जिसने फोन को कत्ल किया हो। लेकिन पुलिस के पास इसका भी कोई सबूत नहीं था। ये 3 लड़के अब बड़े हो गए थे और अपनी अपनी फैमिली के साथ रहने लगे थे। पुलिस इनको बगैर सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकती थी। दोस्तों, पुलिस ने यह केस फिर से बंद कर दिया। साल दर साल गुजरने के बाद 2018 में 29 साल बाद ये केस फिर से खोला गया। इसकी वजह यह थी कि फोन की फैमिली और इसके रिलेटिव्स जगह जगह एडवर्टाइज और बिल बोर्ड्स लगवा रहे थे कि फोन के मर्डरर का कोई नाम बताएगा या हेल्प करेगा, उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। फोन की फैमिली बस ये जानना चाहती थी कि इसका कातिल कौन था। ये लोग पुलिस पर भी प्रेशर डाल रहे थे कि फोन के केस में एडवांस डीएनए टेस्टिंग की जाए, यानी फोन के कमरे से जो डीएनए सैंपल्स मिले थे उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाए। पुलिस इस सब के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली भी था। लेकिन फोन की फैमिली मीडिया में बार बार इस तरफ बयान दे रहे थे, जिससे पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने 2020 में उन डीएनए सैंपल्स को एडवांस टेस्टिंग के लिए भेज दिया। जब इसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट बहुत शॉकिंग कर देने वाला था। पुलिस ने जब इन डीएनए सैंपल्स की एडवांस टेस्टिंग की तो पुलिस के साथ साथ फोन के घर वाले भी शॉक्ड हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के रिश्तेदारों में से एक था। एडवांस डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि ये सैंपल्स फोन के कजन डोनाल्ड कॉक्स के हैं, जिसने 31 साल पहले फोन का खून कर दिया था। तब उसकी उम्र 21 साल की थी। फोन का ये कजिन कई बार जेल भी जा चुका था और वो उस वक्त फोन के खून के जांच में भी पुलिस और फोन के घर वालों को कोऑपरेट भी कर रहा था। ये सब फोन के घर वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन साल 2006 में उसकी मौत ड्रग ओवरडोज लेने के कारण हो गई। उसकी मौत से आखिरकार ये पता नहीं लग पाया कि उसने फोन को क्यों मारा और क्या वजह रही। उसकी मौत के साथ ये राज भी दफन हो गया। 31 साल तक अनसॉल्व रहने वाले इस केस के खुलासे पर हर कोई शॉक्ड था, लेकिन ये आज भी पहेली कि आखिर फोन कॉक्स को किस वजह से मौत की नींद सुला दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मिस्ट्रीनामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।